कहाँ तक पढ़ाए थे? तो भाग 3 पढ़ा रहे थे, ठीक है। भाग 3 में हमने 19 तक पढ़ा दिया था। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है, का अधिकार, ठीक है। इसमें आपको कितने क्लॉज बताए थे? ए बी सी डी और ई और एफ तक हमने बता दिया था, आपको क्वेश्चन पूछता दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने 19 तक बता दिया था। अब पढ़ते हैं 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 20 बोलता है कि दोषी सिद्ध संरक्षण, क्या बोलता है? दोषी सिद्ध संरक्षण। देखिए, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आपने अगर अपराध किया, ठीक है, आपका कोई दुश्मन है, मान लेते हैं आपका कोई दुश्मन है, आपको बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है कि उसका जान से मार देंगे, नो डाउट आप मार दीजिए उसको, ठीक है। आप उसको अगर मार देते हैं, अगर आप अपना सबूत छुपा देते हैं, मान लो उसको किसी चाकू से बंदूक से उसको मार दिए, तो आप जब मार दिए उसको, तो अपने चाकू को या फिर अपने बंदूक को इस तरीका से अगर छुपा दीजिए कि आपको पुलिस के हाथ में ना चले, पुलिस के हाथ में ना लगे, मतलब कि जिस तरीका से आपको क्या हो जाएगा कि आप अगर वो मिल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि उसका खून आप ही ने किया है। मतलब क्रिमिनल माइंड की तरह आप सोचेंगे कि हाँ, खून करके उसका क्या बोलते हैं, उसका कोई सबूत नहीं छोड़ना है। ये किसमें बता रहा है? आर्टिकल 20 में बता रहा है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, जब तक से आप दोषी नहीं है, यानी कि कोर्ट आपको जब तक से आपको प्रूफ नहीं कर देता कि हाँ आप ही ने उसका खून किया था, ठीक है, फलना व्यक्ति का, तब तक से आप दोषी नहीं है। इसमें यही बता रहा है। तो यही बता रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट जब तक से आपको दोषी ठहराएगा नहीं, तब तक से आप दोषी नहीं हो। यानी अपराध के समय का कानून। देखिए इसमें क्या बताएगा कि अपराध के समय का कानून, ठीक है। आप पर अगर एफआईआर हो जाता है, तो हो जाना, तो एफआईआर से मतलब क्या होता है? एफआईआर तो कोई भी करवा देता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति का नौकरी हुआ, जैसे कि दरोगा में होने वाला था, रिजल्ट आ गया, मालूम चला कि उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो उसको क्या किया गया कि झूठा मूठा आरोप लगाकर, मतलब कि छोटा सा, मतलब इसे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ठेक दिया, ठीक है, थोड़ा सा ठेका, बस उसको बात का बतंगड़ बनाएंगे, तिल का ताड़ बनाने के लिए बस काम किया गया। बस वो जाकर एफआईआर कर दिया कि इस व्यक्ति ने हमें क्या किया है, मारा पीटा है। एफआईआर हो गया। जब उस व्यक्ति पे एफआईआर हो गया तो उसका अब समझिए एक मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जॉब भी हो गया है, ठीक है। अब वो ज्वाइनिंग करने जाना है, उस पर एफआईआर हो गया, तो उसके जॉब में क्या हो गया, स्टे आ गया, रुकावट आ गया कि नहीं अब तुम क्या है, अपराधी हो, तुमको नहीं जाना दिया जाएगा। तो इस तरीके से एफआईआर होता है। एफआईआर अगर जॉब में तो उसका बात अलग है, अगर नॉर्मल व्यक्ति पे एफआईआर होता है, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक से आपको सबूत के साथ अगर कानून आपको सजा नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको कह नहीं देता है कि हाँ आप ही ने उस खून किया है या फिर मारपीट की है, तब तक से आप, जब तक से ये लोग साबित नहीं करेगा, तब तक से आप दोषी नहीं होंगे, ठीक है। ये अपराध इसमें कानून बताता है। और कानून के समय ये बताता है कि जब आपने मान लीजिए 2020 में ये कांड किया था कि आप किसी के व्यक्ति का खून किए थे, ठीक है, सबूत अभी तक मिला नहीं है, तो उस वक्त जो कानून था जिसमें मौजूद था कि ये चीज था, जिस वर्ष आपने अपराध किया था उसी वर्ष के कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आपने खून किया था 2020 में और उस टाइम का कानून था कि नहीं, जो व्यक्ति 2020 में खून किया था, कानून था कि इसको क्या किया जाएगा, उसको भी फांसी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, ठीक। लेकिन फांसी दी जाएगी वो 10 दिन के अंदर है, ठीक। अब 2026 में यही रूल चेंज हो गया और कहा गया कि जो व्यक्ति अगर खून करता है तो उसको तुरंत क्या किया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, उसको तुरंत मृत्यु कर दिया, मतलब 1 दिन के अंदर में उसे मृत्यु कर दिया जाएगा। कब? 2026 के नियम के अनुसार। लेकिन नहीं, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब आपने 2020 में गलती किया है तो 2020 के कानून के मुताबिक ही आपको सजा दी जाएगी, यानी कि 10 दिन के बाद ही आपको फांसी दी जाएगी। ये वाला कानून आप पर नहीं लगेगा। क्या बताता है? अपराध के समय का कानून ये बताता है, ठीक है। इसी में दूसरा क्या बताता है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या बताता है कि अगर आपने एक अपराध किया है, एक अपराध किया है तो एक सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, ठीक है। ये कौन बताता है? आर्टिकल 20 में बताता है, ठीक है। और एक चीज और बताता है इसमें आपको कि अगर ठीक है, मान लेते कि हमने किसी का खून किया,
मान लीजिए कोई आपने किसी का खून किया है और आपको पुलिस पकड़ के ले गई और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने खून किया ही नहीं, आपको बहुत मार रही है, लाते जूते मुझ के पूरा मार के आपको थूर था दी, ठीक है। तो आप वहां पर मांग के कर रहे हैं कि हमने खून किया ही नहीं है, हमने खून किया नहीं है। अब पुलिस कह रही है कि नहीं तुम्ही ने खून किया है। तो उस समय पर आप क्या करेंगे? आप जो पुलिस कर रही है ना, आप वो सीधा से मान लीजिए कि हाँ हम ही ने खून किया है भाई, हमारा ही गलती है, हमने ही खून किया है, आप सबूत मत बताइए, ठीक है, हमने खून किया, बस पुलिस के सामने अपना बयान बक दीजिए, ठीक है। कि दरोगा लेवल पर आता है, इंस्पेक्टर लेवल पर आता है, मार आपको कूच कांच देगी, तो आप क्या कीजिए वहां पर आप कहिए कि हाँ हमने ये अपराध किया है, ठीक। ध्यान रखिएगा, इनके सामने दी गई जो आप बताए गए हैं, जो भी बात बताएंगे, तो आपको क्या कीजिएगा, ये लोग मारना पीटना छोड़ देगा। और जैसे ही आप कोर्ट में दाखिल होइएगा ना, तो कहिएगा कि सर हमने ये अपराध नहीं किया है। कोर्ट में आपको यहाँ पर पुलिस तो मार ही रही है, जब आपको पुलिस ले जाएगी कोर्ट में, तो कहिएगा कि सर हमने ये अपराध नहीं किया है। तो वहां पर पुलिस कहेगी, दिमाग बबूला हो जाएगी कि अब तोरा के बहुत मार मारेंगे, क्योंकि वहां पर जब मारे थे तू बोला कि हमने खून किए हैं, अब एक कोर्ट में आके तू अपना बयान बदल रहा है। तो यहाँ पर कहिएगा कि सर हमने खून नहीं किया है, हम निर्दोष हैं, और पुलिस हमको मार रही थी, इसीलिए हमने उससे क्या किया, सच बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमने झूठ बोला वहां पर कि हमने ही खून किया है, क्योंकि इनसे बचने के लिए। तब कहेगी, पुलिस कहेगी ना कि दोबारा आओ तुमको बहुत मार मारेंगे, इसका तो हम गो हाथ तोड़ देंगे। तो कहेगी ना कि कोर्ट, आप यहाँ बोलेगा कोर्ट से कि सर आप जानते हैं कि ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे, आप हमें ना इसके पास मत भेजिए, आप हमें इसे जेल में डाल दीजिए, वहां पर सुरक्षित रहेंगे हम लोग, ठीक। तो आपको कस्टडी में ना भेजेगा, आपका क्या जाएगा, हिरासत में रख दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच सकते हैं, तो आपको वही बचा देगा। तो यहाँ पर वही लिखिएगा यहाँ पर कि खुद के विरुद्ध गवाही, क्या चीज, खुद के विरुद्ध गवाही मायने नहीं है, क्या चीज मायने नहीं है, मतलब कि आपको गवाही दे दिया कि ठीक है सर हमने खुद किया है, तो ये गवाही मायने नहीं है। जो आप इसमें यही बताया कि जब तक से आप दोषी नहीं पाए जाते हैं, जब तक से आपका कंफर्म नहीं हो जाता है कि आप ही ने खून किया है, तब तक से आप दोषी नहीं है। इसमें बताया गया आर्टिकल 20 में बताया गया है। वही समझते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण देहिक स्वतंत्रता, क्या बताता है, प्राण देहिक स्वतंत्रता, प्राण देहिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये देखिए प्राण देहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो प्राण मतलब आपका लाइफ, मतलब आपका जीवन, आपके जीवन में अब मान लीजिए कोई अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अच्छा इलाज नहीं कर रहा है, वहां पर दवाइयां मौजूद नहीं है, मतलब आपके प्राण के साथ, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बोल रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए इस दाम है तो दे दिए, इस दाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकता है। लेकिन आप लापरवाही कर रहा है, देना चाहिए था 1 घंटे पर, दे रहा है 4 घंटे पर, आपका लापरवाही हो रहा है, मतलब क्योंकि आपका मूल अधिकार के साथ हनन हो रहा है, आप केस कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, याद रखिएगा कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया है, ये मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, यानी रक्षा कौन करता है, किसके तहत आप जाएंगे, तो मूल अधिकार का संरक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपका अगर कोई भी दिक्कत होता है तो इसका संरक्षण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आपका हॉस्पिटल में है, आपको अच्छे से इलाज नहीं किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि आपको पर्यावरण से संबंधित है कि नहीं, हमारा जो सांस ले रहे हैं तो प्रदूषित हवा आ रही है, किसके तहत, फैक्ट्रीज के तहत, मतलब कि हमारे हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी कंप्लेन कर दीजिए यहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपकी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद प्राण देहिक स्वतंत्रता में क्या मतलब है, इसमें देहिक स्वतंत्रता क्या बताता है, देहिक स्वतंत्रता बताता है कि आप अकेले कहीं भी घूम सकते हो, अकेले, देखिए अकेले अकेले घूम सकते हैं। मान लेते कि अभी अभी आपका ब्रोकन हुआ है, मतलब कि वही अभी आपका क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन को क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी अभी आपका दिल टूटा है और आप तो मायूस मायूस घूम रहे हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, आप किसी से नहीं बोलना है, सब मतलबी है, ऐसा आपका माइंड में ख्याल आने लग जाता है। आप क्या करें, आप अकेले घूम रहे हैं, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, तो ये चीज आपका अधिकार है, आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है कि आपका निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब ठीक है, आपको धोखा मिला है, आप अकेले घूम रहे हैं, आपका कुछ प्राइवेसी भी है, मतलब कि पासवर्ड उसको है, मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज रखे हैं, फोटो वोटो उसका रखे हैं, कोई देख उख ना ले,
तो बोल रहा है कि भाई अब तू सब चीज खत्म हो गया, तो तू फोटोया दिखा दे, कैसा था कैसा नहीं थी वो, कैसी थी कैसी नहीं थी, या फिर कैसा था कैसा नहीं था, फोटोया दिखा दे। तो बोलेगा कि नहीं, हमारा ये अधिकार है, हम नहीं दिखाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बताएंगे कि मोबाइल में पासवर्ड किया है, निजता का अधिकार है। तो बोल रहा है दोस्त कि बता भाई मोबाइल का पासवर्ड कैसा है, तो ऐसा दिखा दे फोटोया। तो बोल रहा है कि नहीं, हम फोटो नहीं दिखाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, हम फोटो नहीं दिखाएंगे। तो ये किसका अधिकार देता है? निजता का अधिकार देता है कि आप किसी को भी कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसमें अपनी प्राइवेसी, मतलब बोल सकते हैं कि प्राइवेसी अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्राइवेसी का संरक्षण के बारे में अधिकार देता है। कौन बताता है? आर्टिकल 21 दिखाता है। आर्टिकल 21 क्या बताता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ठीक है। तो चलो यहां तक समझ गया। अब समझते हैं कि आर्टिकल 21 क क्या कहता है। आर्टिकल 21 के क क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देख लेना। प्राण दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या बताता है? शिक्षा का अधिकार। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 21 बताता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब आपको ये कहा गया कि आपको पढ़ने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। भारत में जहां भी स्कूल कॉलेज हो वहां पर आप नाम लिखा कर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये शिक्षा का अधिकार में चीज मेन पॉइंट ये रखिएगा, याद रखिएगा कि शिक्षा के अधिकार को पहले आर्टिकल डीपीएससी में, आर्टिकल यहां ध्यान दीजिए, डीपीएससी के आर्टिकल 45 में था। किसमें था? आर्टिकल 45 में था। डीपीएससी के मतलब भाग 4 के आर्टिकल नंबर 45 में शिक्षा का अधिकार मौजूद था। तो ये आर्टिकल 21 के क में कैसे आ गया? कैसे आया, ध्यान दीजिएगा कि 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। 2002 में संविधान संशोधन किया गया 86वां, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय के राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार होना चाहिए, न कि राज्य नीति निदेशक तक, मतलब कि राज्य के दायरे में रहेगा कि राज्य किसी को शिक्षा देगा या नहीं देगा, वो राज्य पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम इसे आर्टिकल 21 यानी कि मूल अधिकार में रख देते हैं तो ये अधिकार हो जाएगा सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि ये उनका दायित्व हो जाता है कि सभी व्यक्तियों को फ्री शिक्षा मिलेगी, किसी भी टाइप का कोई रुकावट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए 86वां संविधान संशोधन करके डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 45 से इसको उठाकर संविधान के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 21 में रख दिया गया शिक्षा के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कब? 2002 में। यहां तक समझ गए? ये बताता है आर्टिकल शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं आप, किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप बिहार में रहते हो यूपी में पढ़िए, अगर आप शिमला में रहते हैं तो आप बिहार में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का आपका अधिकार देता है। कौन देता है? आर्टिकल 21 के क देता है। अब आते हैं कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखिए यहां पर, इसको मिटा देते हैं। देखिए आर्टिकल 22 भी थोड़ा सा मजेदार है। देखिए कोई भी आर्टिकल भाष नहीं है, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। भाग जब खत्म होगा ना तो आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये बताता है गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। गिरफ्तारी से संरक्षण, देखिए ये कहता है कि आपने कोई अपराध किया है या फिर अपराध करने वाले हैं। अपराध किया है और अपराध करने वाले हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर अपराध किया है तो इसको बोलेंगे दंडनात्मक, इसको दो पार्ट में होता है, दंडनात्मक निरोध और निवारक निरोध, ठीक है। इसका मतलब होता है दंडात्मक निरोध मतलब कि आपने अपराध करने के बाद, मतलब अपराध
करने के बाद, और ये क्या होता है, ये होता है अपराध से पहले, अपराध से पहले। देखिए समझते हैं कैसे। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने अपराध कर लिया, मान लीजिए अपने दोस्त का खून या फिर किसी दुश्मन का खून कर दिया है, ठीक है, कर दिया, तो आपको अब गिरफ्तार किया जाएगा किसके तहत, आर्टिकल 22 के तहत। चल भाई अब तुम्हारा मूल अधिकार में है आर्टिकल 22, तुमने खून किया, तुमको अब गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। तो गिरफ्तार करेगी तो 3 कंडीशन होगा। गिरफ्तार करने से पहले क्या करेगी, आपको वारंट भेजेगी। क्या करेगी, पहला नाम पर क्या करेगी, ये दंडात्मक अपराध में क्या करेगी, आपको वारंट भेजेगी। क्या भेजेगी, वारंट, ठीक है। पहला नाम पर आपको वारंट भेजेगी, कहेगी कि एक रसीद देता है ना कि देखिए आपके पास वारंट निकला है, आप इस वारंट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप पढ़ेंगे, वैसे पढ़ने जाएगा नहीं, उसमें लिखा रहेगा वारंट, बस वो आपको नहीं देखेंगे, उसके बाद आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी पुलिस, ले जाएगी, ले जाने दीजिए। दूसरा नंबर पर क्या करेगी वो, जब आपको गिरफ्तार कर लेगी तो अपराध के बाद, तो दूसरा नंबर पर आपको क्या करेगी, 24 घंटा के अंदर में आपको क्या करेगी, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। आपके नजदीकी जो कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगी, आपको पेश करेगी। कौन से 24 घंटा के अंदर में, ठीक है, 24 घंटा के अंदर में आपको क्या करेगा, पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। देखते हैं किसी को पकड़ा जाता है तो तुरंत जेल में नहीं रखा जाता है, जेल में मतलब कि थाना में कर सकते हैं, थाना में ज्यादा देर तक नहीं रखेगा, ठीक है। उसको तुरंत क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर होते हुए भी उसको कहां ले जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। जब वो ले जाता है तो ले जाने में जो टाइम लगेगा, मान लीजिए ठीक है आपको गिरफ्तार किए तो 5 घंटा से बैठा के रखे थाने में, और ले जा रहे थे, बीच में गाड़ी को बिठा के ले जा रहे हैं, बीच में आपका टायर पंचर हो गया, तो वहां पर भी टाइम लग गया। तो वो टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। ले जाने का समय मतलब कि आपको थाना से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने वाला जो वक्त होगा, उस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक। वहां पर जो पहुंचेगा ना, वहां से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको 5 घंटा से थाना में बैठा कर रखे हैं, और यहाँ से गाड़ी सब चल दी, ठीक है, गाड़ी सब चल दी है, और जाने में आपको टाइम लग गया कि यहाँ पर आपका 2 घंटा टाइम लग गया जाने में, और पहुंच गए आप मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट में आप कब पहुंचे, तो 2 घंटा बाद 7 घंटा पहुंचे, तो क्या 7 घंटा होगा, नहीं, आपको 5 घंटा ही जोड़ा जाएगा। यहाँ पर 5 घंटा ही जोड़ा जाएगा। अब 5 घंटा से आप जितने देर तक कोर्ट में रहते हैं, तो वहां पर 6 घंटा, 1 घंटा जुड़ेगा, फिर 1 घंटा जुड़ेगा, फिर ऐसे करते करते आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ठीक। अब 24 घंटा मजिस्ट्रेट के पास पेश होते हैं, तब जब पेश हो गए तब मजिस्ट्रेट कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम लड़ो, कि क्या तुमको बताइए क्या क्या दिक्कत है। तो आप कहोगे कि सर हमको अपराध किए हैं, हम भी बहुत बड़ा अपराध नहीं किए हैं, लेकिन गलती से हो गया है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम केस लड़ सकें। तो बोलेगी ठीक है, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए एक सरकारी वकील देते हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट आपको एक सरकारी वकील दे देगी। अगर आप गरीब व्यक्ति हैं तो आपको क्या करेगी, वकील देगी अपने तरफ से, कोई पैसा वैसा नहीं लेगी, पैसा नहीं लेगी इसलिए, वो सरकारी वकील रहेगा। सरकारी वकील रहेगा, आपके केस के खिलाफ, वो आपके केस के तरफ से वो लड़ाई करेगा, खिलाफ नहीं, आपके केस के तरफ से वो लड़ाई करेगा। तो ये 3 चीज मिलेगी कब, दंडात्मक निरोध में, ठीक है। तो कब 3 को वारंट दिया जाएगा, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास किया जाएगा, फिर वकील दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट कहेगी क्या लड़ सकते हो केस, तुमने अपराध किया है, तो बोलेगी नहीं भाई हम गरीब आदमी है, तो सर हमको वकील दे दीजिए, तो वकील आपको दिया जाएगा, सरकारी वकील, ठीक है। अब समझते हैं कि ये निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध का मतलब हो गया कि अपराध से पहले, मतलब कि आपका दुश्मन को आप खून करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, और आपका एक गद्दार दोस्त है, आपको बता दिया कि देख भाई तोरा वो खून करे और तोरा मारे खाती आवा था, तू बच सकल तो बच जो। अब वो क्या किया, जिसको मारने आप जा रहे थे, वो जाके थाना में कंप्लेन कर दिया कि फलना व्यक्ति हमको मारने आ रहा है इस जगह पर। तो आप मालूम चल गया उन लोगों को कि ठीक है आप खून करने आ रहे हैं। तो अपराध करने से पहले आपको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई तू अपराध करने जा रहा है, तुमको अब गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार कर लिया बिना किसी रोक टोक के, ना कोई वारंट भी नहीं दिखाएगा और ना कुछ कहेगा, बस जाएगा आपको अरेस्ट कर लेगा। तो जो अरेस्ट कर दिया इसको बोल सकते हैं हमको रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट कानून भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि कोई दलील, कोई अपील, कोई सुनवाई नहीं होगा, आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों,
कि शक के आधार पर आपको गिरफ्तार, शक शक के आधार पर, ठीक है, शक के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या 24 घंटा के अंदर में आपको कोर्ट में पेश करेगा या फिर आपके लिए वकील भी देगा? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। जब आपको गिरफ्तार करेगा ना, तो आपको 3 दिन तक आपको अपने ही जेल में बंद करके रखेगा, थाना में ही बंद करके रखेगा, चाहे वो 3 दिन हो या फिर 3 सप्ताह हो या फिर कह सकते हैं कि 3 महीना हो। कितना भी दिन तक, वो पुलिस पर डिपेंड करता है कितना दिन तक आपको उस थाने में बैठा के रखें। वो किसके डिपेंड करेगा? वो थानेदार पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं ले जाया जाएगा, नहीं वकील दिया जाएगा, नहीं तुमको वारंट दिखाया जाएगा। तो ये आता है गिरफ्तारी से संरक्षण के आपकी अधिकार के बारे में। अगर आप ऐसा अगर काम करते हैं, अगर अपराध करते हैं, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट निभाया जाएगा, और अपराध करने वाले हैं तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट निभाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 22 नंबर समझ गया, आर्टिकल 22। आप समझते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 23, आर्टिकल 23 कहता है ना, शोषण के बारे में बताता है। शोषण मतलब हो गया कि अगर आप व्यक्ति हैं, अगर आपके व्यक्ति से अगर आपसे कोई काम करा जाता है, मतलब आपका एज नहीं है, 6 साल से लेकर 14 साल तक आपका एज नहीं है, उससे ज्यादा हो गया, मतलब 20-22 साल के लड़के हैं, आप या शादीशुदा व्यक्ति हैं या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपसे कोई अपराध कराया जा रहा है, मतलब ट्रैफिकिंग कराया जाएगा, तस्करी कराया जाएगा, बच्चा चोरी कराया जाएगा, या जबरदस्ती काम कराया जाएगा, या फिर आपसे बंधुआ मजदूरी कराया जाएगा, ये सब क्या कराया जाएगा? इससे अगर आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आपके साथ शोषण किया जा रहा है, तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसमें यही बता रहा है कि शोषण क्या जी, शोषण का आपके साथ हो रहा है, यानी कि आपके साथ क्या हो रहा है, जो माइनर व्यक्ति, जो व्यक्ति होंगे, इसका व्यक्ति के साथ क्या किया जा रहा है, तो ट्रैफिकिंग कराया जाएगा, ट्रैफिकिंग किया जाएगा, या फिर बलात् श्रम कराया जाएगा, ठीक है, या फिर बंधुआ मजदूरी कराया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, तस्करी, ठीक है, यानी कि बच्चा चोरी, ये सब करवाया जा रहा है। और ये सब जब अब किसी व्यक्ति के साथ कराया जा रहा है ना, तो ये अपराध है। ठीक है, तो इसी के बारे में बता रहे हैं, किसी के व्यक्ति के साथ आप क्या कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब और बलात्कार, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, पैसा वैसा दे नहीं रहे हैं और जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। बंधुआ मजदूरी यानी कि शादी से पहले कोई व्यक्ति होता है तो वो अपना खुला सांड की तरह होता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होता है। ठीक, जैसे ही उसका शादी हो जाता है, वो क्या होता है, अब वो गुलाम हो जाता है। अब पता नहीं किस कारण से वो गुलाम होता है, जो कहेगी वही करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना था। वो पहले दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता था, लेकिन अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि नहीं, अब जाना होगा तो आपको दोस्त को पूछ कर जाना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हो, तो हम यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? नहीं जरूरत है जाने के लिए। तो ये टाइप का एक काम कहा जा रहा है कि नहीं, अब तुम एक मजदूर की तरह रहो, तुमको कहीं नहीं जाना है, जहां हम कहेंगे वही काम करो और वरना मत काम करो। ठीक है, ये किसमें एक बेचारा की तरह एकदम काम कराया जाएगा। इसमें किसमें बता रहा है? एक व्यक्ति के शोषण के बारे में बता रहा है। किसमें बता रहा है? आर्टिकल 23 में बता रहा है। वही बात करते हैं कि आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 23 था, आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। काम यानी कि बच्चों से शोषण नहीं करते। बच्चों से शोषण, देखो बच्चों से शोषण के बारे में बता रहा है, नहीं कि जैसे यहाँ पर व्यक्ति से शोषण करवाया जा रहा था, वहीं पे यहाँ पर बच्चों से शोषण करवाया जा रहा है। क्योंकि आप बच्चों से कि होटल में या फिर माइंस में या फिर फैक्ट्री में या फिर किसी ऐसे खतरनाक जगह पर, खतरनाक जगह, देखो कहने का मतलब हुआ कि आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी बच्चे से शोषण नहीं कर सकते, किसी बच्चे के साथ शोषण नहीं करते हैं। जिसका एज अगर 6 साल से लेकर 14 साल तक जिसका एज है, जिस बच्चे का एज है, उसके साथ आप दुष्कर्म नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। सिंपल सा मतलब कि किसी बच्चे, छोटे बच्चे से आप होटल में प्लेट मारते हुए देखेंगे, छोटे छोटे बच्चा रहता है, प्लेट मारने लगता है, तो ये गलत चीज है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल होगा। ठीक, दूसरा बात ये होता है कि
छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, माइंस में जहाँ कोयला खदान उदान होता है ना, या फिर कोई खतरनाक चीजें होती है वहां पर काम कराया जाता है, तो ये सब चीजें किसे रोक लगा दी गई है। दूसरा चीज ये है कि फैक्ट्री में जो फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे अभी भी आप फैक्ट्री होंगे तो माइनर एज वाले लड़कों को लिया नहीं जाता है, मतलब कि जैसे जिसका एज 14-15 साल से कम होता है ना, तो फैक्ट्री वाले यदि किसी कंपनी में अगर काम करने जाते हैं तो आपको लेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल में समझे कि अगर कहते हैं कि अगर आपका एज कम है, मतलब 10th पास कर लिए हैं और आपका एज कम है, 18 साल से आपका एज कम होता है, तो आप किसी सोचेंगे किसी फैक्ट्री में जाके, क्योंकि हम गरीब हैं, किसी फैक्ट्री में जाकर काम कर लेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, तो आपको फैक्ट्री वाला लेगा नहीं। क्यों? क्यों कहेगा कि आपका अभी अभी आप अंडर एज हैं, अभी 18 साल भी आपका नहीं पूरा है और आप काम करने आ गए हैं, तो हम तो आपको काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं कि आप बहुत योग्य हैं, काम कर लोगे, लेकिन आपका एज नहीं पूरा हुआ है, अगर हम पकड़ा गए तो हमको जेल होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए फैक्ट्री वाला कहेगा ना कि हम आपको नहीं लेते हैं। ये किसने बता रहा है? आर्टिकल 24 बता रहा है बच्चों के शोषण के बारे में बताता है, और ये आर्टिकल 23 शोषण कौन सा? व्यक्ति के शोषण के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब वही बात आता है आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 देख लेते हैं क्या बताता है। तो आर्टिकल 25 क्या बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 25, 24 तक पढ़ लिए। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 पढ़ लिया हम लोग, भाग 3 के आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब क्या हो गया? देखिए इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंततः आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप अगर व्यक्ति हैं तो आप व्यक्ति जो है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म है तो आप सिंदूर लगाने का और क्या बोलते हैं, मंगसूर, इसको क्या बोलते हैं, जो गले में पहन जाता है, शादीशुदा औरत पहनती है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पहनने का उसका अधिकार होता है। ठीक है, अगर आप पंजाबी हैं तो आपको कृपाण, पगड़ी, कड़ा, कंघी ये सब रखने का अधिकार होता है। ये रहता है ना, तलवार, सब रखने का आपका अधिकार होता है। किसमें देगा? अंतःकरण आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, ये किसमें? अंतःकरण। ठीक है, ये 25 में बताता है किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हो, मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप पगड़ी उड़ी सब कुछ, अगर मुस्लिम हो तो हिजाब उजाब पहनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक टोक करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप हिंदू हो तो मंगल सूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, या फिर आप कह सकते हैं कि आप भगवा वस्त्र पहनो, है ना, भगवा वस्त्र पहनो, कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदू हो तो। मुस्लिम हो, अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप मुस्लिम हो तो आप क्या कर सकते हो? हिजाब पहन सकते हो, टोपी पहन सकते हो, कुर्ता पजामा पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिख हो तो आप अपने पगड़ी धारण कर सकते हो, पगड़ी लिख सकते हैं आप, पगड़ी पहन सकते हो, काड़ा रख सकते हो, आप तलवार, ठीक है, तलवार जो कृपाण उपाधि रहता है ना, उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसके बारे में देता है? स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, वही बात करते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, सामूहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? सामूहिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप मंदिर बनवा सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। आपका धार्मिक जो अधिकार है, वो आप धार्मिक अधिकार में आप पूजा पाठ करना है, रोजा खोलना है, या फिर रोजा रखना है, या फास्टिंग करना है, ये सब चीज का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 26 क्या बताता है? कि आपको मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा प्रचार प्रसार और मूर्ति पूजा
या फिर रोजा रखना या फास्टिंग करना, यानी कि उपवास रखना, ये सब चीज के बारे में क्या रहता है, सामूहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि आपके अगर कोई भी धार्मिक दृष्टि से आप स्वतंत्र है, ये धार्मिक दृष्टि से जो भी आपकी मान्यता है ये आप चीज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 बताता है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप? तो ये तक, यहां तक आपका हो जाएगा टोटल 26 तक। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे क्या आगे 27 से लेकर टोटल आपका 32 तक। ठीक है, 35 तक बता देंगे। ठीक है।